नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी, फिर हाजिर हूं आपके लिए आपके काम का टॉपिक लेकर जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आपातकाल का, और ये एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी में कहूँ तो बहुत मोस्ट टॉपिकों में से एक। आज राष्ट्रीय आपातकाल का पूरा नॉलेज हम प्राप्त करेंगे कि वास्तव में राष्ट्रीय आपातकाल लगता कैसे है, उसका अनुमोदन कैसे होता है, क्या उसका प्रभाव होते हैं, किस प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल को हटाया जाता है। पूरे जो प्रश्न है आपको जानने चाहिए थे वो इस वीडियो में मिलने वाले। तो वीडियो में लगातार आप बने रहना, ध्यान से, मनोयोग से और आनंद से इस वीडियो को देखना। और वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। और जो चैनल पे नए हैं वो जल्दी से बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर ले। चलो हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। तो राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा को मैं प्रारंभ करूं तो उससे पहले आप सबको पता है कि भारत में अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगे। बात करूं 1962 की भारत चीन युद्ध की, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। उसके बाद में 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के संदर्भ में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और इन्हीं दोनों राष्ट्रीय आपातकालों को बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। बाह्य स्थिति विकट होने की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगा। 1975 में इंदिरा गांधी के समय आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जो आपातकाल लगा वो आंतरिक आपातकाल था। काफी विवादित रहा इंदिरा गांधी का जो 1975 का आपातकाल है। और भारत की राजनीति में 1975 के आपातकाल का प्रभाव आज तक देखा जाता है। भारत की राजनीति को समझना है तो उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल। काफी उथल पुथल हुई थी। और इस टॉपिक में जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें भी आप देखोगे कि राष्ट्रीय आपातकाल 1975 के जो लागू हुआ था उससे भारतीय संविधान में भी बहुत कुछ बदलाव किया था। तो उनको भी हम समझेंगे और राष्ट्रीय आपातकाल की छोटी छोटी बातों को सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल को। तो राष्ट्रीय आपातकाल की पहले बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो किस प्रकार की जाती है, कौन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है और किस प्रकार होती है, ध्यान से समझेंगे इस बात को। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति। ध्यान से समझना इस बात को कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसमें लिए आर्टिकल है 352(1). देखो, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत करता है। और कब करता है, जब उसको ये महसूस हो कि देश के सामने कोई गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। राष्ट्रीय आपातकाल तभी लगाया जाता है जब देश के सामने गंभीर स्थिति पैदा हो गई हो। और गंभीर स्थितियों में भी 3 स्थितियां हैं, एक युद्ध है, एक बाह्य आक्रमण है और एक है सशस्त्र विद्रोह। 3 चीजों के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि भाई छोटी छोटी बातों को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल लगाए कि भाई साहब कोरोना की बीमारी चल रही है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो। ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 3 स्थितियां हैं, या तो युद्ध हो, या बाह्य कोई देश आक्रमण कर दे, या सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र का मतलब हथियारों से देश के अंदर कोई विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाए, तब राष्ट्रपति आर्टिकल 352(1) के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। देखो, इसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारत में भी लगाया जा सकता है और भारत के किसी क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है या फिर उसके किसी राज्य क्षेत्र के में भी लगाया जा सकता है। तो दोनों चीजें हैं, पूरे भारत में एक साथ लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल, या किसी देश के एक भाग जहां विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है तो वहां भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है 352(1) के तहत। आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जब खतरा आ जाए तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। तो इसमें प्रावधान किया गया कि खतरे की स्थिति पैदा हो जाए तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए। ऐसा नहीं है, खतरे का एहसास हो कि खतरा आ सकता है तो भी आपातकाल, खतरे की गुंजाइश हो तब भी आपातकाल लगाया जाए। मतलब खतरे आने के बाद में भी लगाया जा सकता है आपातकाल, और खतरे की आशंका को देखकर खतरे से पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आर्टिकल 352(1) ये कहता है। इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो आप सबको पता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अपने मन से नहीं कर सकता।
तो देखो, मन की बात करूं तो भारत में राष्ट्रपति अपने मन से लगभग बहुत कम काम है जो भारत के राष्ट्रपति अपने मन से करता है। वैसे ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो भी राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकता, वो केवल तभी कर सकता है। आर्टिकल 352(3) कहता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश, ध्यान से समझना कि राष्ट्रपति तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है जब मंत्री परिषद की सिफारिश हो, और वो भी कैसी हो, लिखित सिफारिश हो, लिख कर दे राष्ट्रपति को कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है, तभी जाकर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। देखो 1975 का जो राष्ट्रीय आपातकाल था, ये जो लिखित सिफारिश की बात है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ये लिखित की इसलिए आई कि 1975 का जो राष्ट्रीय आपातकाल था वो इंदिरा गांधी के कहने से मात्र राष्ट्रीय आपातकाल लग गया था, और आपातकाल लगने के बाद में मंत्रिपरिषद को इसकी सूचना दी गई थी। तो बड़ा पेचीदगी थी, इसी को निवारण के लिए ये कहा गया कि अब जब राष्ट्रपति शासन लगेगा जब भी, तो वो केवल लिखित सिफारिश, किसकी, मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश के आधार पर ही लगाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि लिखित परमिशन चाहिए। 1975 में इंदिरा गांधी ने जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था वो अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी नहीं पूछा था। रात को राष्ट्रीय आपातकाल का कॉल किया, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, सुबह मंत्रिमंडल के सदस्यों को सुबह पता चला कि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। तो इस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिए लिखित सिफारिश की प्रावधान किया गया आर्टिकल 352(3) के तहत। अब राष्ट्रीय आपातकाल की आगे बात करें तो भविष्य में फिर से कोई सरकार आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल न लगा दे, इसी को ध्यान में रखकर 44वें संविधान संशोधन 1978 में बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। देखो भारतीय संविधान में पहले लिखा हुआ था कि बाह्य आक्रमण, युद्ध और आंतरिक गड़बड़ी, एक शब्द था आंतरिक गड़बड़ी, उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, क्योंकि गड़बड़ी जो शब्द है उसकी कोई परिभाषा नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया आपके क्या गड़बड़ी है, तो आपके गड़बड़ी हो सकती है परीक्षा में रिजल्ट आपके पॉजिटिव नहीं आ रहा है, वो गड़बड़ी हो सकती है, आपके पॉकेट में पैसे नहीं हो वो गड़बड़ी हो सकती है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो वो गड़बड़ी हो सकती है। तो गड़बड़ी की कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया कि आंतरिक गड़बड़ी की जगह क्या होना चाहिए, आर्म्ड रिवोल्ट होना चाहिए। आर्म्ड रिवोल्ट का मतलब हथियारों द्वारा कोई विद्रोह की स्थिति पैदा हो, तभी जाकर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब गड़बड़ी तो भाई कोरोना की वजह से भी है, तो इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, इसलिए शब्द आया सशस्त्र विद्रोह। ध्यान रखना 3 शब्द है, बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। यानी कि अब युद्ध, बाह्य आक्रमण को छोड़कर देश में आपातकाल तभी लगाया जा सकता है जब हथियारों के दम पर लोग विद्रोह कर दे, तब जाकर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 38वें संविधान संशोधन में एक प्रावधान किया गया था 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा। जब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया तो उन्होंने 38वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा का योग्य नहीं है। 38वें संविधान संशोधन में कहा गया कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया तो उसकी जांच नहीं की जा सकती न्यायालय द्वारा कि वो सही लगा है या गलत लगा है। यह 38वां संविधान संशोधन किया गया, लेकिन उसके बाद में ये चेंजेस हुआ कि अब जो वर्तमान में जो है 1978 जो 44वां संविधान संशोधन है उसमें यह कहा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल न्यायिक समीक्षा योग्य है, अर्थात यदि ढंग से राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया गया, व्यवस्थित तरीके से उचित कारणों के बगैर बिना सोचे समझे यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है तो उस पर न्यायालय में जाया जा सकता है, न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है। और इसी प्रकार का एक डिसीजन आया था मिनर्वा मिल्स 1980 में, जिसमें भी कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि देखो अनैतिक तरीके से या विवेक शून्य या हठ धर्मिता के आधार पर यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो उसकी समीक्षा की जा सकती है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और न्यायालय को यह लगे कि बिना उचित कारणों के राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है तो उसको वो अवैध घोषित कर सकता है। तो मिनर्वा मिल्स का मामला भी आपने पढ़ रखा है, मैंने पढ़ाया है, आपने डिटेल से देखा होगा मिनर्वा मिल्स मामले में क्या क्या कुछ हुआ था। अब देखो आपातकाल का संसदीय अनुमोदन, एक बार राष्ट्रपति आपातकाल लगा देता है उचित कारणों से
तो तब भी राष्ट्रीय आपातकाल को लंबा चलने वाला नहीं है। ये भी कोई अपने घर की कोई बापोती नहीं है कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया और वो राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लागू हो गया। वो समय तो लागू हो जाता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद में राष्ट्रपति को संसद की अनुमोदन करना पड़ता है। देखो, भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करती है संसद। अब राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद ने लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, इसका मतलब यह नहीं कहा जा सकता कि भारत की जनता ने उसको स्वीकार कर लिया है। तो इसके लिए एक भारत में संविधान में प्रावधान किया गया है कि आपातकाल की घोषणा के बाद चीजें खत्म नहीं हो जाती है। भाई, आपातकाल लग गया है, परमानेंट स्थिति आ गई है, आपातकाल लागू रहेगा, ऐसी स्थिति नहीं है। कई संवैधानिक प्रावधान है, उनसे गुजरना पड़ता है राष्ट्रीय आपातकाल को। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री कह दिए राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमानेंट राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। बहुत सारे प्रावधान होते हैं, उनसे गुजरना पड़ता है। तो वो प्रावधान कौन कौन से है? तो आर्टिकल 352(4) क्या कहता है कि आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के, मोस्ट ध्यान रख लेना कि आर्टिकल 352 के तहत यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसका अनुमोदन होना जरूरी है। देखो, ध्यान से समझना, एक एक शब्द को समझना कि यदि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी, मंत्रिपरिषद ने लिखित में सिफारिश की थी, उस आधार पर राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी। अब राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर आर्टिकल 352(4) क्या कहता है कि 1 महीने के अंदर अंदर उसको संसद के दोनों सदनों से उसका अनुमोदन करना आवश्यक होगा। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो 1 महीने बाद राष्ट्रीय आपातकाल अपने आप समाप्त हो जाएगा। पहली बात। अब देखो, यहां जो 1 माह है वो पहले क्या था, 2 माह दिया हुआ था। पहले जब संविधान बना तो 2 महीने का समय दिया गया था, लेकिन 2 महीने काफी लंबे होते हैं। भाई, कोई प्रधानमंत्री के यूं ही जच गई, मंत्रिपरिषद को यूं ही जच गई, चलो 2 महीने तक तो चल ही रहा है, हमें संसद की परमिशन की जरूरत ही नहीं है। तो 2 महीने को कम करके, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल 1975 थोड़ा विवादित था, इसलिए कोशिश की गई कि आपातकाल लगाना तो कठिन करना है अपने को। तो इसलिए 2 माह जो पहले दिया हुआ समय था उसको कितना कर दिया गया, 1 महीने कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। क्यों कर दिया गया, इसका आपको जवाब है ताकि अनुचित तरीके से या जल्दबाजी में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए तो उसको जल्दी ही समाप्त हो जाए। 1 महीने तो कोई लगा सकता है, लेकिन 1 महीना बहुत होता है, 2 महीने तो और भी ज्यादा होते हैं। तो 2 महीने नहीं, कम से कम 1 महीने में उस बीमारी का सॉल्यूशन हो जाए, गड़बड़ लगा दिया है तो वर्तमान की स्थिति देखें तो वर्तमान में 1 माह में अनुमोदन संसद के दोनों सदनों का, ध्यान से समझना, दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है। तो इस प्रकार दोनों सदनों से वो पास हो जाए तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा। ध्यान से समझना, 3 स्टेप आई है। लिखित मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश से राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है, वो रहता है 1 महीने तक। 1 महीने बाद में संसद के दोनों सदनों द्वारा मान्य होना चाहिए, फिर बढ़ता है वो 6 माह तक, और 6 माह तक, हर 6 महीने बाद में उसको अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन प्रत्येक 6 महीने में संसद के दोनों सदनों की अनुमोदन से गुजरना पड़ेगा, दोनों सदनों का अनुमोदन से गुजरना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि मान लो उस समय लोकसभा भंग हो, तो क्या स्थिति होगी? तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा का जब गठन होगा, नई लोकसभा का गठन होगा, तो उसके गठन के मात्र 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा को भी अनुमोदित करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आपातकाल को कितने भी लंबे समय तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन लगाते ही 1 महीने में संसद के दोनों सदनों की अनुमोदन चाहिए, और उसके बाद में यदि बढ़ाना है, एक बार में यदि संसद ने अनुमोदित कर दिया तो 6 महीने तक चलेगा। 6 महीना हो गया, उससे पहले संसद को फिर बढ़ाना है तो 6 महीने के लिए फिर अनुमोदन करना पड़ेगा दोनों सदनों द्वारा, और ये अनंत तक चल सकता है, 10 साल, 5 साल, 2 साल, कितना भी, लेकिन प्रत्येक 6 महीने में अनुमोदित करना। पहले ये प्रावधान नहीं था, पहले केवल इतना ही प्रावधान था कि बस एक बार संसद का अनुमोदन, लेकिन इसको कठिन बनाने के लिए अब उसे बार बार अनुमोदन करना पड़ेगा। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो आशा है समझ में आ रहा होगा आपके कि वास्तव में जो लगाना है
राष्ट्रीय आपातकाल वो लगाना थोड़ा सा कठिन किया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। पहले 2 महीने में परमिशन थी, अब 1 महीना कर दिया गया। पहले एक बार अनुमोदन की जरूरत थी, कितना ही बढ़ाया जा सकता था साधारण कानून द्वारा, अब वो प्रत्येक 6 महीने में उसका अनुमोदन आवश्यक हो गया। ये दोनों चीजें 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ी गई। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति। अब देखो, राष्ट्रीय आपातकाल लगने के प्रावधानों को हमने समझा, अब उसको हटाना। तो देखो, भारतीय संविधान में वर्तमान में 2 प्रक्रिया है, लगाना और हटाना। लगाना थोड़ा सा कठिन है राष्ट्रीय आपातकाल, और हटाना थोड़ा सा सरल है। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, अगर लगाया गया तो हमेशा के लिए तो राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा नहीं, तो उसको समाप्त करने के कुछ तरीके हैं। अगर संसद आपातकाल का अनुमोदन न दे तो राष्ट्रपति को उसे खत्म करना ही पड़ेगा। देखो, पहली बात है कि मान लो राष्ट्रीय आपातकाल लगा और राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन मान लो 1 महीने बाद में अनुमोदन नहीं किया संसद ने, तो अपने आप वो क्या होगा, राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, उसको समाप्त करने का। तो पहला तो अनुमोदन नहीं करे तो अपने आप वो राष्ट्रपति को समाप्त करना पड़ेगा। दूसरा, राष्ट्रपति विवेक पर निर्भर करता था कि जब चाहे समाप्त कर सकता था, उसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखो, 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि पहले विवेक पर निर्भर करता था कि राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है उसको, लेकिन अब वर्तमान में यह चेंजेज किया गया कि भाई संसद चाहे तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अगर लोकसभा के कुल सदस्य 1/10 सदस्य मांग करे, एक तो अनुमोदन नहीं करे तो अपने आप हट जाएगा, और एक मान लो संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो 1/10 सदस्य स्पीकर के पास जाए और संसद के विशेष सत्र की मांग करे जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल को हटाना हो, तो संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और 14 दिन के अंदर आपातकाल को खत्म करने के लिए संसद की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है और उस बैठक में उसे लोकसभा में पारित करवाना पड़ता है। पारित होते ही आपातकाल खत्म हो जाता है। देखो, ध्यान से समझना इस बात को। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए दोनों सदनों की बहुमत परमिशन आवश्यक है, लोकसभा की परमिशन और राज्यसभा की परमिशन। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल को हटाना है तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा की साधारण बहुमत, देखो, लगाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और हटाने के लिए साधारण बहुमत की, मतलब वोट देने वालों से आधे से ज्यादा सदस्य कह दे तो वो अपने आप हट जाएगा। केवल लोकसभा, ध्यान देना, केवल लोकसभा की सिफारिश पर हट जाता है और 14 दिन के अंदर अंदर बैठक बुलानी पड़ती है 1/10 सदस्य यदि कहे तो दोनों चीजों को आपने समझा कि लगाने के लिए थोड़ी सी हार्ड प्रक्रिया है और हटाना बहुत सरल है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल कोई अच्छी चीज नहीं है, विकट परिस्थितियों में लगाया जाता है और हटा रहे हो इसका मतलब उचित समय है, तो हटाना थोड़ा सा सरल काम है। केवल साधारण बहुमत से लोकसभा द्वारा हटाई जा सकती है। इस प्रकार आप देखें तो 1978 के बाद आपातकाल लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया और आपातकाल हटाना है वो थोड़ा सा क्या कर दिया गया, आसान कर दिया गया। आपातकाल के प्रभाव जो इफेक्ट जो नेशनल इमरजेंसी के है वो क्या क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो उसके बाद में क्या क्या परिवर्तन आता है देश में, तो वो समझेंगे तो उसको 3 बिंदुओं में समझेंगे। केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपातकाल का, दूसरा है लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो कार्यकाल है उस पर प्रभाव पड़ता है, और तीसरा है मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। 3 बिंदुओं पर हम समझेंगे कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो केंद्र राज्य के संबंध किस प्रकार प्रभावित होते हैं, दूसरा संसद का या लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल किस प्रकार प्रभावित होता है, और तीसरा है मूल अधिकारों का पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक एक की चीज को हम समझेंगे, देखो ध्यान से समझना। पहली है केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि भाई जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो हमारे संविधान में यह प्रावधान है, वास्तव में तो हमारा संघात्मक व्यवस्था है, सारे पावर बटे हुए हैं केंद्र और राज्यों के, लेकिन जब भी आपातकाल लगता है तो केंद्र शक्तिशाली हो जाता है और राज्यों के पावर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसी को समझेंगे कि देखो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य संबंध 3 क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है, चाहे कार्यपालक संबंधों की बात करो, विधायी संबंधों की बात कर लो या वित्तीय संबंध, तीनों संबंध प्रभावित होते हैं। चाहे वित्तीय संबंध बात कर लूं, कार्यपालक संबंध बात कर लूं, विधायी संबंध बात कर लूं। तो कार्यपालक संबंधों की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र का पूरा नियंत्रण राज्य सरकार पर स्थापित
स्थापित हो जाता है, सारा कंट्रोल केंद्र के पास आ जाता है, केंद्र कंट्रोल करता है राज्य। वैसे सामान्य समय में राज्य इंडिपेंडेंट होते हैं, आजाद होते हैं अपने कार्यों में, और केंद्र अलग से काम करता है। संघ सूची पर केंद्र काम करता है, राज्य सूची पर राज्य कानून काम करता है। लेकिन जब आपातकाल लगा हो तो केंद्र राज्य को यह निर्देश दे सकता है कि राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस तरह करना है। मतलब जब भी 352 लगा हुआ हो देश में, तो केंद्रीय कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है और राज्य कार्यपालिका को उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। यह है। अब बात करें विधायी संबंधों की, तो आर्टिकल 353, ध्यान रखना, 353 ख के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 352 राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो 353 ख क्या कहता है कि केंद्र जो संसद जो है वो ऐसे सभी विषयों पर कानून बना सकती है जो राज्य सूची के विषय हो, अर्थात जिन पर राज्य को कानून बनाने के अधिकार थे, उन विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। यानी कि संसद राज्य सूची के वर्णित विषयों पर भी कानून बना सकती है। लेकिन देखो, ध्यान से समझने वाली बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य विधायिका निलंबित हो जाती है। राज्य विधायिका भी राज्य सूची पर कानून बनाती रहती है, उसके पास पावर रहते हैं और उस राज्य सूची पर केंद्र या संसद भी कानून बना सकती है। लेकिन दोनों में बनाए गए कानूनों में प्राथमिकता किसको मिलेगी, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? संसद द्वारा बने गए कानूनों पर। राज्य सूची पर कानून बनाने का पावर किसके पास चला जाता है? संसद के पास चला जाता है। और आपातकाल खत्म होने के 6 महीने तक ये जो केंद्र कानून बनाती है, संसद राज्य सूची पर कानून बनाती है, वो प्रभावी रहती है। और 6 महीने बाद में यदि विधानसभा ने उसको परमिशन दे दी, मान लो जो कानून राज्य सूची का है, संसद ने उस पर कानून बढ़ाया, आपातकाल खत्म हो गया, तो 6 महीने तक उस राज्य में वो कानून प्रभावी रहेगा। 6 महीने बाद में यदि विधानसभा ने उस कानून को मान्य कर लिया तो आगे भी जारी रहेगा, नहीं तो वो कानून क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये है विधायी संबंध। सीधी सी कहानी है, सिंपल भाषा में कहानी है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर आर्टिकल 353 के तहत केंद्र भी संसद भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकते हैं। लेकिन दोनों में विवाद हो तो प्राथमिकता किसकी रहेगी? संसदीय कानूनों की। और ये कानून कब तक प्रभावी रहेंगे? जब तक आपातकाल लगा हुआ तब तक, और आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद तक। 6 महीने बाद में विधानसभा यदि परमिशन दे दे, अनुमोदित कर दे, तो कानून परमानेंट रहेंगे, नहीं तो वो वापस समाप्त हो जाएंगे। यदि आपातकाल तब लागू होती है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति, यदि मान लो सपोज करो ये स्थितियां पैदा हो जाए कि आपातकाल लगा हुआ, उस समय लोकसभा नहीं है, भंग है, तो लोकसभा है भंग नहीं है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो उस समय राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, वैसे ही राष्ट्रपति यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो उस समय राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 353 के तहत इसको मानना है। अध्यादेश की शक्ति आपको सबको पता है, 123 में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि कार्यपालिका और विधायकों के उपरोक्त प्रावधान विस्तार उस राज्य में भी हो सकता है जिस राज्य में आपातकाल लागू नहीं है। ध्यान से समझना इस बात को कि मान लो मैंने शुरुआत में बताया कि आपातकाल का प्रावधान देश के किसी एक क्षेत्र में लगता है। मान लो किसी क्षेत्र में आपातकाल के प्रावधान लागू नहीं है, आपातकाल स्थितियां लागू नहीं है, तो ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 कहता है कि जिस क्षेत्र में आपातकाल लागू नहीं है उसके लिए भी संसद है कानून बना सकती है, राष्ट्रपति अध्यादेश उसके लिए भी जारी कर सकता है। जैसे मान लो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, राजस्थान में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय राजस्थान के संदर्भ में भी कानून संसद बना सकती है और राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां आपातकाल लागू नहीं है उसके लिए भी वही प्रावधान है जो कि जहां आपातकाल लगे हुए हैं। तो ये क्लियर हुआ आपके। नेक्स्ट देखते हैं हम वित्तीय संबंधों की बात करें तो वित्तीय संबंधों में आप देखोगे कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो तो उस समय संसदीय
जो है या राष्ट्रपति जो है, आर्टिकल 354 जो कहता है, आर्टिकल 354 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य जो करों का विभाजन सामान्य समय में होता है उसको कम कर सकता है, बदल सकता है, समाप्त कर सकता है। देखो सामान्य समय में जो करों का वितरण होता है, जैसा कि आपने पीछे के वीडियो में देखा कि करों का वितरण किस प्रकार होता है, सामान्य समय में मान लो 50% केंद्र रखता है, 50% राज्यों को देता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 354 कहता है कि राष्ट्रपति उन करों का जो डिवाइडेशन है, विभाजन का जो तरीका है उसमें बदल सकता है, राज्यों को बिल्कुल बंद कर सकता है, राज्यों को कम ज्यादा कर सकता है, सारे के सारे पावर राष्ट्रपति के पास आ जाते हैं और राष्ट्रपति का मतलब है मंत्रिपरिषद या संसद के पास आ जाता है। ऐसे संशोधन केवल उसी वित्तीय वर्ष में रहेंगे जब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में वापस सामान्य रहेंगे। किसी भी आदेश को संसद के पटल पर रखना आवश्यक है, कोई भी चेंजेस होगा तो संसद की परमिशन की आवश्यकता होती है। तो ये तो थे, आपने विधायी संबंध देखे, चाहे वित्तीय संबंध देखे, चाहे कार्यपालक संबंध देखे, तो तीनों को देखा। अब हम बात करेंगे कि वास्तव में राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो भी क्या प्रभावित होता है तो कितना होता है। तो ध्यान से देखेंगे लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल जो कि सामान्यतः 5 वर्ष का होता है उसे विधि बनाकर जितने समय चाहे उतने समय तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसे एक बार में बस 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखो ध्यान से समझना कि लोकसभा का कार्यकाल आप सबको पता है कि इंदिरा गांधी के समय 1971 से लेकर 1977 तक लोकसभा का कार्यकाल रहा था 6 साल का। ठीक है, 1971 से लेकर 1977 तक, ध्यान से समझना, 1971 से 1977 तक। तो ये लोकसभा का कार्यकाल वैसे तो 5 साल का होता है, लेकिन 6 साल तक बढ़ा दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक किया गया था। तो वैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल में ये स्थिति होती है कि लोकसभा का कार्यकाल है वो कितना भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सामान्य कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष बढ़ेगा। मतलब एक बार 5 साल कार्यकाल होता है तो एक बार कानून बढ़ेगा तो 1 साल बढ़ा दिया, फिर एक बार कानून बढ़ेगा तो 1 साल बढ़ा दिया, फिर एक बार कानून बढ़ेगा तो 1 साल, मतलब इस प्रकार कितने ही कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। ऐसी स्थिति विधानसभाओं की है, जैसे इंदिरा गांधी ने इसको बढ़ाया था। विधानसभाओं में भी संसद है वो विधानसभाओं का कार्यकाल भी बढ़ा सकती है आपातकाल के दौरान, लेकिन 6 माह जब आपातकाल समाप्त हो तो 6 महीने के अंदर अंदर चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो दोनों के चुनाव करवाने आवश्यक हो जाते हैं। यह है प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में लोकसभा और विधानसभाओं का। सबसे जो मोस्ट जो बात है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों की स्थिति है वो क्या रहती है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मूल अधिकारों से संबंधित 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, बहुत मोस्ट है, ध्यान से देखना। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा हुआ हो तो आर्टिकल 358 और 359 के तहत मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। क्या क्या होते हैं देखो ध्यान से समझना। आर्टिकल 358 को ध्यान से समझना। आर्टिकल 358 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही घोषित होता है साथ ही अनुच्छेद 19 द्वारा जो स्वतंत्रताएं हैं वो अपने आप समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 358 ये कहता है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो आर्टिकल 358 के तहत व्यक्ति को जो आर्टिकल 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं मिली हुई है वो अपने आप समाप्त हो जाती है, किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहे तो अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 स्वतंत्रताएं मिलती है वो आपातकाल के लागू रहने तक छिन जाती है और आपातकाल खत्म होते ही अपने आप वापस आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति को मिल जाती है। ये है आर्टिकल 358 का संबंध आर्टिकल सीधा है 19 से। 19 की स्वतंत्रताएं अपने आप समाप्त हो जाती है। अब आर्टिकल 300 दूसरी बात कहें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे
राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो कोई व्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि आर्टिकल 19 में मुझे बोलने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता की बात नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आपातकाल को चुनौती नहीं दी जा सकती, बस अनुच्छेद 19 के निलंबन से मूल अधिकारों का जो हनन हुआ है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए तो जाया जा सकता है कि सही है कि गलत है, लेकिन आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता है उसके लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता, यह आर्टिकल 358 कहता है। इस संबंध में 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें दो व्यवस्थाएं दी गई। पहला कि केवल बाह्य आपातकाल के दौरान ही 19 निलंबित होगा। पहली बात देखो, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो मोस्ट चेंजेस किया गया वो ये कहा गया कि केवल बाह्य आपातकाल मतलब बाह्य युद्ध या आक्रमण, इन दोनों, देखो दो आपातकाल दो होता है, एक आंतरिक आपातकाल होता है, एक बाह्य आपातकाल होता है। बाह्य आपातकाल का मतलब होता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण दोनों की स्थितियों में आपातकाल लगाते हैं तो उसको बोलते हैं बाह्य आपातकाल। जैसे 1962 और 1971 का। एक होता है आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कोई आपातकाल लगता है तो उसको आंतरिक आपातकाल बोलते हैं, जैसे 1975 का। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 था, उसमें कहा गया कि केवल आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं वो बाह्य आपातकाल के समय ही निलंबित होती है, आंतरिक आपातकाल के दौरान 19 के तहत स्वतंत्रताएं मिलती रही। दूसरी व्यवस्था यह दी गई 44वें संविधान संशोधन में कि उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित है तथा ऐसे विधियों के तहत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, कि आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 से संबंधित जितने भी प्रावधान किए गए उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दो चेंजेस किए गए 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 358 का संबंध आर्टिकल 19 से है, 19 की स्वतंत्रता है अपने आप समाप्त हो जाएगी, पहली बात है। दूसरी है कब समाप्त होंगी, जब बाह्य आपातकाल हो और इनसे संबंधित कोई भी निर्णयों के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, ये प्रावधान किए गए। अब बात करते हैं आर्टिकल 359 की। तो 359 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 358 के तहत 19 तो अपने आप ही निलंबित हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 359 के तहत अगर राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को लागू होने से निलंबित कर सकता है। सीधी सी कहानी है कि आर्टिकल 359 कहता है कि भाई बाकी जो मूल अधिकार है उसमें से 20 को छोड़ दो और 21 को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी मूल अधिकार हैं उनको अलग अलग निलंबित करने का आदेश जारी कर सकता है। देखो ध्यान से समझना, उसमें आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी 358 में, लेकिन 359 में अलग अलग, भाई मान लो आर्टिकल 17 समाप्त करना है, आर्टिकल 18 समाप्त करना है तो उसके लिए 18 के लिए अलग से आदेश आएगा, 17 के लिए अलग से आएगा, 16 के लिए अलग से आदेश निकालना पड़ेगा, लेकिन 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे राष्ट्रीय आपातकाल में। इसका अर्थ है मूल अधिकार तो रहता है, लेकिन उस अवधि के दौरान अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो इसके बहाली की मांग को लेकर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय नहीं जाया जा सकता। इसका मतलब यह है कि उस समय मूल अधिकार तो रहेंगे, लेकिन उसकी बहाली के लिए भाई मुझे ये दो ही दो, यदि वो हटाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप नहीं जा सकते। दोनों में बेसिक अंतर मैं अभी समझाऊंगा आपको। यह याद रखने वाली बात है कि पहले राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को भी निलंबित कर सकता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 78 के माध्यम से इसे हटा दिया गया। जब 42वें संविधान संशोधन था, 44वें संविधान संशोधन से पहले आर्टिकल 20 और 21 पर भी निलंबित कर सकता था, लेकिन अब वर्तमान में इन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तो ये एक चेंजेज हुआ। दोनों में अंतर, यहां एक बात याद रखनी चाहिए कि सारे अधिकार निलंबित होते हैं, खत्म नहीं होते हैं। इसमें निलंबित होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल जो ही समाप्त होता है वापस व्यक्तियों को मूल अधिकार मिल जाते हैं। मूल अधिकार तो होते हैं, लेकिन अगर आपको मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट नहीं जाया जा सकता। व्यक्ति को मूल अधिकार होता है, लेकिन उस समय कोर्ट नहीं जा सकते कि आपको ये मिले ही मिले। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त, वापस आपके मूल अधिकार आ जाएंगे। जिन अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत किया जाएगा, उन अधिकारों के संबंध में जो भी आदेश दिए जाएंगे या जो भी विधियां बनाई जाएंगी उसे आदेश समाप्ति के बाद अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। कि मान लो 17 के संदर्भ में राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया है
तो उसके विरुद्ध आप है कोर्ट में नहीं जाए जा सकते और उसकी मांग भी नहीं की जा सकती। आदेश की समाप्ति के बाद ये नहीं कह सकते कि उस समय मेरे साथ ये हुआ था। कि मान लो आर्टिकल 17 के शायद अस्पृश्यता का अंत है, अब उस आदेश जारी किया गया कि अब राष्ट्रीय आपातकाल में 17 आर्टिकल निलंबित किया जाता है। तो उस कार्यकाल में यदि आपके साथ कुछ हुआ है तो आप उसके बाद में आपातकाल के समाप्ति के बाद में भी ये मांग नहीं कर सकते कि मेरे साथ उस समय राष्ट्रीय आपातकाल के समय मेरे साथ ऐसा हुआ था। ऐसी मांग आप नहीं कर सकते। देखो ध्यान से समझेंगे, आर्टिकल 358 और 59 के तहत मूल अधिकारों का जो प्रभाव है, अंतर है, वो ध्यान से समझना। अनुच्छेद 358 के तहत अपने आप समाप्त होते हैं, 19 के निलंबन, और इसको राष्ट्रपति को अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं होती है। जबकि 19 के अतिरिक्त जितने भी मूल अधिकार होते हैं उनको 359 के तहत अलग अलग निलंबित करना पड़ता है, आदेश देना पड़ता है, केवल 20 और 21 को छोड़कर। पहला अंतर है। दूसरा अंतर देखिए तो आर्टिकल 358 के तहत अनुच्छेद 19 का निलंबन केवल बाह्य आक्रमण के आधार पर ही होता है, मैंने पढ़ाया था। जबकि 359 के तहत ये मूल अधिकारों का निलंबन बाह्य और आंतरिक आपातकाल दोनों में किया जा सकता है, ये अंतर है। आर्टिकल 358 के तहत अनुच्छेद 19 तब तक निलंबित रहता है जब तक आपातकाल लागू रहता है, जबकि 359 के तहत मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति जितनी अवधि तक तय करता है उतनी ही अवधि तक रहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल से। इसका मतलब नहीं है कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो तब मिलेंगे। भाई 2 साल तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ, आज राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों का हनन किया, 359 के तहत समाप्त किया गया, तो हो सकता है 6 महीने बाद में दे दे, फिर भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू रह सकता है। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में संपूर्ण देश में निलंबित हो जाता है, जबकि 359 में जिस क्षेत्र के लिए आदेश दिया गया है उसी क्षेत्र के लिए होता है। वहीं अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों का निलंबन पूरे देश में या फिर देश के किसी एक भाग में भी किया जा सकता है, ये अंतर है। आर्टिकल 358 के तहत ऐसे नियम भी बनाए जा सकते हैं जो अनुच्छेद 19 से संबंधित नहीं रखते हो। 358 में कुछ अलग नियम भी बनाए जा सकते हैं जो आर्टिकल 19 से संबंधित नहीं हो, लेकिन 359 के तहत सिर्फ वही नियम बनाए जा सकते हैं जो मूल अधिकारों से संबंधित हो। 358 में कुछ और प्रावधान भी है जो मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है, आर्टिकल 19 से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार आर्टिकल 352 के प्रयोग में मूल अधिकारों का जो चैप्टर था क्या अंतर था, ये मैंने समझाने की कोशिश की। सरल भाषा थी, पीछे नोट्स जो लिखे हुए हैं उसको आप पढ़ना, एक बार मनन करना, नोटबुक में लिखना, और फिर भी आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। आपके लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा और आशा करूँगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट हो। बस आवश्यकता इस बात की है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के मसलों पर आप ध्यान से मनोयोग से अध्ययन करो और एग्ज़ाम की आप बेस्ट तैयारी करो। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। एक नए वीडियो जिसमें हम बात करेंगे राज्यों में राष्ट्रपति शासन के प्रावधानों की और समझेंगे कि किस प्रकार राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान लगता है। काफ़ी विवादित प्रावधान है, उनको हम चर्चा करेंगे। तो नए वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।